नमस्कार, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में। और आज हम जो है वो चर्चा करने वाले हैं कि क्या कुछ अब होने वाला है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं और लोकसभा चुनाव के बाद अब वो बीजेपी अपनी तैयारी करेगी और उसे उस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या कुछ उनसे गलती हुई है और किन चीजों की सुधार की जरूरत है, क्योंकि बहुत कम समय अब विधानसभा चुनाव में बच गया है। इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे खरी खरी न्यूज से कुलदीप शुरान जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया अरुण। लोकसभा का चुनाव हो चुका है और ऐसे में अब जो है बीजेपी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैकफुट पे है। तो अब वो बैकफुट पे जाने की जो उसकी चीजें हैं, तो ऐसे में वो एक फूंक फूंक कर कदम रखेगी और लगता है कि बहुत सारी टिकटों का वो कटाव भी होगा, बदली भी जाएंगी, बहुत सारी चीजें होंगी। क्या हम चर्चा कर सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी वो सेंसिटिव विधानसभा है, या कौन कौन से ऐसे विधायक हैं या जो मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं, जिन पर गाज गिर सकती है, बीजेपी जिनकी टिकट काट सकती है? देखिए उन सिंपल सी बात है कि 2019 में जब बीजेपी ने 10 की 10 सीटें जीती थी और 79 सीटों पर उसको बढ़त मिली थी, उसके बावजूद 4 महीने के बाद उसकी सीटों की जो संख्या थी 40 पर अटक गई थी, बहुमत नहीं मिला था। लेकिन अब की बात तो बीजेपी को 5 सीटें मिली है, 5 वो हार गई है और 45 सीटों पर उसे लीड मिली है। कायदे से 44 पर लीड मिली है, लेकिन कौशल अगर 2 वोट की लगा लें, बराबर की लगा लें, तो 45-45 की दोनों ही खेमों को जो है बढ़त मिली है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि बीजेपी के एक दर्जन से ज्यादा मंत्रियों या विधायकों के इलाके में कांग्रेस को बढ़त मिली है। तो जाहिर सी बात है कि 9.5 साल की जो इंटिकैपेंसी हो चुकी है और 10 साल के बाद चुनाव होंगे, 2 बार की सरकार के खिलाफ जनता में नाराजगी भी होती है, गुस्सा भी होता है, विधायकों मंत्रियों के खिलाफ में जो है रिजेक्शन भी होता है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौतियां होंगी और बीजेपी को तीसरी बार सरकार बनाने के लिए जो है बड़ी मारकाट करनी पड़ेगी। बड़ी संख्या में प्रत्याशियों के टिकट भी काटने होंगे, बड़ी संख्या में जो है जनाधार वाले नए चेहरों को मौका देना पड़ेगा। आपकी बात सही है कि बीजेपी को अगर तीसरी बार सरकार बनानी है तो उसको अपना जो चार्ट है ए से लेकर जेड तक का, उस चार्ट को बारीकी से उसको काम करना पड़ेगा। उसको देखना पड़ेगा कि भी जो है 5 जो लोकसभा सीटें हारी है वो क्यों हारी है, उसके बाद जो 45 हल्कों से जो मात मिली है उसमें क्या खामियां रही हैं, क्या वहां पर नेताओं का जो विरोध था, क्या वहां पर पार्टी का विरोध था, या वहां पर जनता का विरोध था, या वहां पर ब्यूरोक्रेसी का नाराजगी थी। यानी बीजेपी के लिए सारी चीजों को जो है हल किए बगैर दूसरी बार सरकार नहीं बनेगी। अगर आज तस्वीर देखी जाए तो लग रहा है कि 5 जिस तरह से सीटें आई हैं, कांग्रेस के पास वो अच्छी खासा एक मेजोरिटी की सीट्स हैं, वो सरकार आसानी से बना सकती है। नहीं, आज की तारीख में हम कहेंगे दोनों ही खेमे, चाहे वो बीजेपी चाहे कांग्रेस है, क्योंकि अब हम जो है इंडी गठबंधन नहीं कहेंगे, क्योंकि जो है आम आदमी पार्टी ऐलान कर चुकी है कि 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और इस तरह से उदय भान भी ये क्लियर कह चुके कि हमारा समझौता सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था। तो इसलिए साफ तौर पर कहेंगे कि इस जो आमने सामने की जो लड़ाई होगी वो कांग्रेस में और बीजेपी में होगी। लेकिन इसके साथ साथ हम ना जो है आम आदमी पार्टी इग्नोर कर सकते हैं, ना हम वहां पर बीएसपी को इग्नोर कर सकते हैं, ना हम आईएनएलडी को इग्नोर कर सकते हैं, और ना ही जेजेपी को कर सकते हैं। बेशक से जो है इन चारों पार्टियों की परफॉर्मेंस जो है वो इस चुनाव में कोई खास नहीं रही हो। आम आदमी पार्टी इंडी गठबंधन की पार्टनर थी और वो कुरुक्षेत्र की सीट पर चुनाव हार गई है। और वहां पर भी जो आम आदमी पार्टी के जो वोट मिले थे वो 90% जो वोट थे वो कांग्रेस की बदौलत मिले थे। क्योंकि आम आदमी पार्टियां भी जनाधार इतना बड़ा नहीं है कि वो अपने बलबूते पर जो है एक विधायक की बनाने की क्षमता रखती हो, क्योंकि उसके पास फेस ही नहीं है। उसके पास फेस ही दो है, या तो सुशील गुप्ता है या अनुराग ढांडा है। अगर हम तीसरे किसी फेस के बारे में बात करें तो लगता है कि तीसरा फेस ऐसा कौन सा हो सकता है जो है। तो इसलिए जो है इन चारों जो छोटी पार्टियां हैं ये बेशक से इनके विधायक ना बने, लेकिन ये भी है कि ये पार्टियां अपना अलग अलग जो बेल्ट में अलग अलग सीटों पर अच्छे खासे वोट लेके जो है उस सीटों का समीकरण बिगाड़ेंगी। क्योंकि आप पिछले 4 चुनाव का अगर आंकड़ा उठाकर देखेंगे हम, तो जाहिर सी बात है पता चलता है कि हरियाणा में 15 सीटें ऐसी होती है जिनमें हार का मार्जिन 5,000 से कम का होता है। तो उन सीटों के ऊपर जो है ये जो छोटी पार्टियां हैं, ये पार्टियां जो है वहां की समीकरण बदलेंगी। लोकसभा चुनाव में क्या था कि भाई मोदी समर्थक मोदी विरोधी दो ही तो वोट थे ना। लेकिन अब की बात है कि लोकल मुद्दे भी होंगे, लोकल कैंडिडेट भी होंगे, ना आरक्षण का खतरा होगा, ना मोदी का विरोध होगा, ना खट्टर की नाराजगी होगी। यानी बीजेपी को जो नेगेटिविटी झेलनी थी वो मैक्सिमम नेगेटिविटी जो है वो लोकसभा में झेल चुकी है। अब नायब सैनी के आने के बाद बीजेपी में फ्रेशनेस है, और फ्रेशनेस में आप देखिए कि जिस तरह से पंजाबी जो थोड़े नाराज हुए थे उनको शांत करने के लिए खट्टर को बड़ा मंत्री बना दिया।
उस तरह से यादव वोटरों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए राव इंद्रजीत को फिर तीसरी बार मंत्री बना दिया। गुर्जर बेल्ट को जोड़ने के लिए तो केपी गुर्जर को मंत्री बना दिया। अभी प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया जाना है। बीजेपी अपने आंकड़े खेलेगी, लेकिन बीजेपी के लिए दिक्कत इस बात की है अरुण कि बीजेपी उन नेताओं का क्या करे जो पब्लिक की नाराजगी झेल रहे हैं, उन मंत्रियों का क्या करे जो पब्लिक को जिनका लेकर जो है रजामंदी नहीं है, उन विधायकों के बारे में क्या करे जो पब्लिक का भरोसा खो चुके हैं। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है कि जो 13 आपके जो वर्तमान जो है मंत्री और विधायक हैं, उनके हलकों में अगर पार्टी हारी है तो जाहिर सी बात है वहां कोई नाराजगी तो होगी, उन नेताओं की परफॉर्मेंस को लेकर कोई सवाल तो होंगे, नेगेटिविटी तो होगी। इसके साथ साथ हाँ ये मान सकते हैं, देखिए क्या कि लोकसभा चुनाव में जो है सारा का सारा जो इलेक्शन था वो दो चीजों पे था। एक तो थी जो है किसानों की, बल्कि जाटों और सिखों की नाराजगी, और दूसरा था जो है आरक्षण के खात्मे के झूठ को लेकर जो है एससी वोटरों की गोलबंदी। अब ये दोनों ही मुद्दे जो है उसमें विधानसभा चुनाव में मुझे नहीं लगता ज्यादा कारगर होंगे, क्योंकि बीजेपी भी 18 से 20 हजार कैंडिडेट देगी, जेजेपी भी 25 से 30 हजार कैंडिडेट देगी, आईएनएलडी भी जो है 30-35 हजार कैंडिडेट देगी, आम आदमी पार्टी के 15-20 हजार कैंडिडेट आएंगे। तो जो जाट वोटरों का बंटवारा जो है निश्चित तौर पे जो की बार जो 80% अब की बार जो बीजेपी के विरोध में गया है तो मान के चलिए अगली बार कांग्रेस को सिर्फ 60% जाट वोट ही मिलेंगे, 20% जाट वोट बटेंगे डेफिनेटली बाकी पार्टियों में। और उसके साथ साथ जो अपनी 17 जो सीटें हैं जो आर्थिक सीटें हैं उनके ऊपर भी सभी पार्टियों के जो कैंडिडेट आएंगे, तो जो भी कैंडिडेट चाहे किसी पार्टी का चाहे 2000 वोट ले, चाहे 5000 वोट ले, चाहे 500 वोट ले, चाहे 15000 वोट ले, अब वो जो वोट कटेगा वो तो बीजेपी के विरोध का कटेगा ना। तो उस कंडीशन में बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं जो है इतना मुश्किलें नहीं होंगी जितनी मुश्किल नजर आती है आज की तारीख में। लेकिन ये सच्चाई कि कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के ऐसे लगभग 2 दर्जन ऐसे जो है प्रत्याशी कहेंगे कि जो 2019 में जो टिकट मिली थी उनमें से आप जो 45 वो मान लो कि जो विरोध में जहां बीजेपी हारी है इस चुनाव में, तो उसमें से आधे तो ऐसे नेता है ना जहां पर जो है वो मोदी के विरोध के बावजूद नहीं बल्कि जो पार्टी जो कैंडिडेट थे उनकी वजह से कहने की बीजेपी हारी है। तो इन नेताओं के टिकट के ऊपर मुझे लगता है कि खतरे की तलवार मंडरा रही है कि नेताओं की टिकटें बीजेपी को काटनी पड़ेगी, और टिकटें काटेगी तभी बीजेपी के लिए तीसरी बार सत्ता में आने की संभावना बनेगी, क्योंकि नेगेटिविटी को खत्म किए बगैर अब उन क्या है कि सत्ता में वापसी तीसरी बार बीजेपी की नहीं होगी। तो वो लिस्ट अगर हमने बनाई है तो हम जिक्र करें, सबसे पहले किसका नाम है टॉप लिस्ट में? देखिए देखिए सिंपल सी बात है, पहला जो सबसे बड़ा जो है अगर जो है चेहरा नजर आता है, दो चेहरे को हम चर्चा करेंगे। पहले पहला चर्चा है ज्ञानचंद गुप्ता का। ज्ञानचंद गुप्ता के हल्के में वहां बीजेपी को जब 25,000 की लीड मिली है पंचकूला में, लेकिन ज्ञानचंद गुप्ता की उम्र जो 75 साल की हो गई है। अब देखने की बात ये रहेगी कि बीजेपी क्या 75 पार वाले जो एक जो बैरियर है उस बैरियर को ज्ञानचंद गुप्ता के लिए जो है हटाने का काम करेगी, या उस बैरियर के कारण ज्ञानचंद गुप्ता की टिकट कटेगी। दूसरा नाम आता है अनिल विज का। अनिल विज के हल्के में इस बार बीजेपी को सिर्फ जो है 4000 वोटों की लीड भी नहीं मिली है। इतने बड़े चेहरे हैं, बीजेपी से नाराज भी चल रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि कल और आज के अंदर जो है अनिल विज ने दिल्ली के दरबार में दौड़ लगाई है। वो अमित शाह के पास भी पहुंचे हैं बधाई देने के लिए, वो नड्डा के पास भी पहुंचे हैं, तो वो बड़े बड़े नेताओं के पास पहुंच रहे हैं। वो पता लगा कि टिकट कट सकती है, तो उनके टिकट के ऊपर भी सवालिया निशान लगा हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि वो काफी बड़ा चेहरा है, उनकी टिकट तो नहीं कटेगी। जो तीसरे जो चेहरे हैं उनका नाम है संदीप सिंह, पूर्व मंत्री हैं। और आप जानते हैं कि जो बीजेपी के जो सबसे ज्यादा जो विवादित मंत्री रहे हैं वो संदीप सिंह हैं। संदीप सिंह के हल्के में बीजेपी को मोदी के नाम पर बेशक से जो है 779 वोटों की जो है बढ़त नहीं मिली है, वहां पर कांग्रेस की बढ़त मिली 779 वोटों की, लेकिन वहां संदीप सिंह को लेकर नाराजगी ज्यादा है। तो मोदी के नाम पर वोट ज्यादा मिल गए, इसलिए वहां बीजेपी बड़े नुकसान से बच गई है। लेकिन जाहिर सी तौर पर जो है वहां पर संदीप सिंह का टिकट कटने के मुझे आसार नजर आते हैं। जो दूसरे चेहरे हैं वो है आपके पूर्व मंत्री जो है कृष्ण बेदी। कृष्ण बेदी 2019 के चुनाव में जो है लगभग 30,000 वोटों से हार गए शाहबाद सीट के ऊपर जो है। और जो लोकसभा चुनाव का हम मिजाज देखें, इस बार भी वहां बीजेपी को लगभग जो है 27,000 वोटों की वहां पर भी मात मिली है। तो उनके प्रति यानी कि नेगेटिविटी खत्म हुई है, वहां पर पर्सनल जो है वो कृष्ण बेदी का विरोध है। और ऐसे में बीजेपी कृष्ण बेदी की टिकट काटने के बारे में सोच सकती है। और जो तीसरा बड़ा चेहरा है वो है कमलेश ढांडा का। कमलेश ढांडा भी खट्टर सरकार में मंत्री थी, लेकिन उनके प्रति भी इतनी बड़ी नाराजगी थी कि उनको भी मंत्रिमंडल से साफ करना पड़ गया। बेशक से वहां पर जो है
बीजेपी के मुकाबले आम आदमी पार्टी को 15,000 वोटों से जो लीड मिली है, लेकिन जो व्यक्तिगत तौर पर जो है कमलेश ढांडा को लेकर नाराजगी ज्यादा बड़ी है, उनके जीतने की गुंजाइश नहीं है। और मुझे लगता है कि जो सूत्र बता रहे हैं कि वहां पर बीजेपी उनका विकल्प जो है तलाश रही है, यानी कमलेश ढांडा की टिकट कटना भी लगभग मुझे फाइनल नजर आ रहा है। जरूर। बिल्कुल, अगला नाम। अगले नाम के तौर के ऊपर जो है एक जो विधानसभा के जो डिप्टी स्पीकर हैं, वो डिप्टी स्पीकर यानी रणवीर गंगवा, वो एक बड़े बीसी चेहरे के तौर पर उनको बीजेपी इनेलो से लेके आई थी। लेकिन जो लोकसभा चुनाव में उनके बारे में ये चर्चा है, ये शिकायत भी है कि उन्होंने अपने पार्टी के प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला के लिए वो जमकर मेहनत नहीं की जो उनको करनी चाहिए थी, और इसलिए वहां पर जो है बीजेपी मोदी के नाम के बावजूद लगभग 3,000 वोटों से पीछे रहेगी। और जिस तरह से वहां पर नाराजगी है उनके प्रति, तो मुझे लगता है कि वहां पर भी बीजेपी उनकी टिकट काटने के बारे में गंभीरता से विचार कर रही है। एक और जो बड़े नेता के जो बेटे हैं, बड़े नेता के बड़े जो बेटे हैं, भव्य बिश्नोई, मुझे लगता है कि सबसे चौंकाने वाला जो नाम है, मुझे लगता है वो भव्य बिश्नोई का नाम भी हो सकता है, क्योंकि भव्य बिश्नोई को अपने आप को सेफ नहीं मानना चाहिए। जब बीजेपी उनके पिता कुलदीप बिश्नोई की टिकट काट सकती है, उनको सड़क पर रख सकती है, तो वो जो है नंबर भव्य बिश्नोई का भी आ सकता है, क्योंकि रणजीत सिंह ने शिकायत की है कि भव्य बिश्नोई के पिता कुलदीप बिश्नोई ने चुनाव में उनका साथ नहीं दिया, उनका विरोध किया, और इसी वजह से जो है आप देखिए कि आदमपुर नलवा जहां पर जो है बिश्नोई परिवार का सबसे ज्यादा प्रभाव है, वहां पर बीजेपी को जो है बुरी बात, पहली बार जो है बीजेपी वहां पर हारी है, और बजनाल परिवार के होते हुए वहां पर हारना एक गंभीर मायने है। तो कहीं ये ना हो जाए कि इस हार का ठिकरा भव्य बिश्नोई को छोड़ दिया जाए और उनकी टिकट कट दी जाए, क्योंकि देखिए सिर्फ इस जिस माहौल का असर है, इस माहौल का असर जो है इनके जो है जो ताऊ हैं, जो वो दुलाराम बिश्नोई जो है फतेहाबाद में उनकी सीट पे भी पड़ा है, वहां पर 22,000 वोटों से बीजेपी हारी है। तो वहां पर क्या हुआ कि जो मदद मिलनी चाहिए थी बिश्नोई वोटों की, क्योंकि वहां पर लगभग 17-18,000 वहां पर बिश्नोई वोट वहां पे अकेले इसके अंदर फतेहाबाद विधानसभा हल्के में है, तो उनका बड़ा मेजोरिटी का हिसाब की बार चंद्रमोहन बिश्नोई के कारण जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस हो गया है। तो यानी भव्य बिश्नोई के ऊपर भी खतरा मुझे मंडराता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन भव्य बिश्नोई को सिर्फ इस आधार पे कि उन्होंने रणजीत सिंह की मदद नहीं की, इस आधार पे टिकट कटना कोई जायज सी बात तो लगती नहीं, क्योंकि वो गढ़ है एक। लेकिन उन क्या है कि जायज बात तो जो है, जायज जो है, तो वहां तो टिकट तो जब हम मेरिट की बात करें, टिकट तो कुलदीप बिश्नोई को मिलनी चाहिए थी। अगर कुलदीप बिश्नोई को टिकट मिलती तो जो है जयप्रकाश जीत नहीं पाते। वहां पर अगर कैप्टन को भी टिकट मिलती तो वो भी रणजीत सिंह के बेटर कैंडिडेट रहते। तो सत्ता में और सियासत में क्या है कि उनकी जायज और नाजायज वो कोई ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। अगर हाईकमान को किसी को निपटाना है तो निपटा दिया जाता है। जैसे लोकसभा चुनाव में एक ही टिकट के जरिए कैप्टन और जो है कुलदीप दोनों को निपटा दिया गया। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं मामला बिगड़ सकता है। और जहां तक आप देखिए कि जो इसमें जो लिस्ट के हिसाब से हम देखेंगे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो दूसरे बड़े चेहरे, एक सुरेंद्र पुनिया है, वो बीजेपी के महामंत्री है। बीजेपी में महामंत्री का पद बड़ा पद होता है, और वो उनके हल्के में बीजेपी को बेसिक से लीड मिली है। लेकिन उनके खुद के गांव के अंदर भी बीजेपी को 1600 वोटों से मात मिली है। और आप देखिए कि वो 2 बार जिस सुरेंद्र पुनिया बीजेपी के 14-19 दोनों बार कैंडिडेट भी रहे हैं। अब बीजेपी ने उनको प्रमोशन दे के महामंत्री तो बनाया, लेकिन वो है अपने ही गांव में वो जो है बीजेपी को जीत नहीं दिला सके। तो इसलिए तीसरी बार मुझे लगता है कि बीजेपी को टिकट देने का काम करेगी। मुझे लगता है कि अगले 3-4 दिन के अंदर ये हो सकता है कि जोगीराम सियाग जो जेजेपी के एमएलए हैं, मुझे लगता है कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, और उनके शामिल होने के चलते मुझे ये लगता है कि टिकट जो है जोगीराम सियाग को मिलेगी और कृष्णेंद्र पुनिया टिकट कट जाएगी। इसी तरह के जो आरोप है अरुण, वो बीजेपी की जो हिसार की जिला अध्यक्ष आशा खेदर है, उनके ऊपर भी ये गंभीरता के आरोप लगे हैं। उनके ऊपर भी ये कहा गया है कि उन्होंने चुनाव में मदद नहीं की। उनके खुद के हल्के में भी बीजेपी 25,000 वोटों से हारी है, उनके खुद के गांव में भी बीजेपी हारी है। तो मुझे लगता है 2019 में वो प्रत्याशी भी रही थी। तो मुझे लगता है कि उनके टिकट कटने के प्रबल आसार हैं। उनकी जो है प्रधानगी भी मुझे लगता है कि 5-7 दिन में जा सकती है, क्योंकि प्रत्याशी रणजीत सिंह ने कहा है कि उनकी जो है पूरी पूरी वर्किंग जो है वो विधानसभा चुनाव को लेकर जो पॉजिटिव नहीं है, और लोकसभा चुनाव में तो उनको वर्किंग करनी चाहिए थी, उसके ऊपर सवाल या निशान लगे हैं। हमने भी जो रिपोर्ट दी थी उसमें साफ जाहिर था कि ना तो सुंदर पुनिया ने इलेक्शन में मेहनत की, और ना ही आशा खेदर ने मेहनत की, वो सिर्फ मीटिंगों में चलते रहे। यानी हिसार जिला ऐसा है, वहां पर बीजेपी का 4 से 5 जो है प्रत्याशियों की टिकट काटने का फैसला ले सकती है।
बिल्कुल बड़ी बात है जिस तरह से आपने बताया कि इन लोगों ने मदद नहीं की है, इनके गाँव से बीजेपी हारी है। क्या ये काफ़ी है आकलन करने के लिए चीज़ें? क्योंकि अब क्षेत्रीय पार्टियाँ भी तो एक्टिव होंगी। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो आकलन है, जो जहाँ पार्टी के जो है प्रत्याशी रहे 2019 में या इस समय विधायक या मंत्री हैं, उनके प्रति देखिए सर्वे बीजेपी जरूर करवाएंगे। और बीजेपी ये तय करेगी कि कोई, जैसे आप जेपी दलाल हैं, जेपी दलाल के हल्के में भी लगभग जो है 8,000 वोटों से बीजेपी हारी है, लेकिन वहां पर उससे बेहतर कोई प्रत्याशी नहीं है। तो इसलिए जेपी दलाल के हल्के में बीजेपी के हारने के बावजूद भी उनकी टिकट नहीं कटेगी। उनके पड़ोस में ही एक हल्का है, बारडा का हल्का, जहाँ नैना सिंह चौटाला जहाँ से विधायक हैं, वहां पर बीजेपी लगभग 27,000 वोटों से हारी है। और जो है सुखविंदर मांडी जो पूर्व एमएलए है बीजेपी 2014 में बने थे, उनके ऊपर जो है पार्टी के जो है प्रत्याशी जो है एमपी धनगर सिंह ने आरोप लगाए हैं कि उन्होंने मदद नहीं की, उनकी खिलाफत की है। और ये वजह कि बीजेपी को वहां पर पूरे पार्लियामेंट में, अगर भिवानी महेंद्रगढ़ में अगर बीजेपी को सबसे बड़ी हार मिली तो बारडा हल्का है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सुखविंदर मांडी के टिकट कटने के भी पूरे आसार नजर आते हैं। उनके साथ में ही उनसे पार्लियामेंट का एक हल्का और है, जिसके हम जो है अटेली कहते हैं। अटेली में भी बीजेपी को बड़ी बढ़त मिली है। पहले उनके जो एमएलए थे जो है, उनकी टिकट कटने के आसार नजर आते थे, लेकिन उनकी बजाय मुझे लगता है कि जो नारनौल के एमएलए ओम प्रकाश यादव पूर्व मंत्री भी हैं, मुझे लगता है कि उनकी टिकट कटने की पूरी गुंजाइश है। वहाँ बीजेपी की लीड तो मिली है, लेकिन वहां पर टिकट इसलिए कटाई क्योंकि वहां पर वो राव इंद्रजीत के पसंद नहीं रहे। पहले राव इंद्रजीत ने उनको एमएलए बनवाया, राव इंद्रजीत ने उनको मंत्री बनवाया, और वो इस बार भी मंत्री बनवाना चाहते थे, लेकिन जो खट्टर साहब ने विटो पावर का इस्तेमाल करके जो है अभय सिंह यादव को उन्होंने जो मंत्री बनवा दिया। तो लेकिन मुझे लगता है कि ओम प्रकाश यादव का जो है टिकट कटने के आसार बन सकते हैं। और जहां तक उसमें हम अटेली की बात कर रहे हैं, अटेली के एमएलए की टिकट भी इसलिए कर सकते हैं कि अगर आरती राव को चुनाव लड़ना है, आरती राव चुनाव कहां से लड़ेंगी? उनके पास दो हल्के हैं, या तो वो अटेली में लड़े जहां का राव इंद्रजीत का असर और प्रभाव ज्यादा है, और या वो कोसली से लड़े जो जाटू साना हल्के का पार्ट है, जहां से राव इंद्रजीत के पिता राव वीरेंद्र सिंह भी विधायक रहे हैं, जहां से खुद राव इंद्रजीत भी विधायक रहे हैं। तो अगर आरती राव अटेली से चुनाव लड़ती है तो वहां से भी बीजेपी को वर्तमान विधायक का टिकट कटने की पूरी गुंजाइश रहेगी। लेकिन आरती राव किस तरह से लड़ेंगे चुनाव जब वो क्या बीजेपी देगी पिता पुत्री को टिकट? देखिए रोनो, सिंपल सी बात है, जब आप ही मान के चलिए कि जब वीरेंद्र सिंह के बेटे को जो है टिकट दी जा सकती है हिसार में पार्लियामेंट में, उनकी माँ एमएलए थी, तो उस कंडीशन में अगर देखो बीजेपी को अगर राव इंद्रजीत की मदद लेनी है, तो सिंपल सी बात है, सरकार बनेगी अहिरवाल के बलबूते पर। पूरी सच्चाई की, चाहे 2014 है चाहे 2019 है, दोनों बार में अहिरवाल ने बड़ी सपोर्ट जो बीजेपी को दी, और उसी के कारण ही बीजेपी को जो है दोनों बार सरकार बनाने में सहूलियत रही। और इस बार भी आप देखिए लोकसभा के जो दो हल्के हैं, आपके दो पार्लियामेंट क्षेत्र हैं, गुड़गांव और भिवानी महेंद्रगढ़, दोनों के जो आप जो 11 जो सीटें जो अहिरवाल की सीटें हैं, उनमें से कोसली के 2 वोटों का आप छोड़ दीजिए, बाकी के हल्कों में जो है वो बीजेपी को जीत मिली है। और कोसली में भी इसलिए जो है दीपक हुड्डा को 2 वोटों की लीड मिली है, क्योंकि वहां पर राव इंद्रजीत ने कोशिश ही नहीं की कि भी उनको अरविंद शर्मा को जितवाना है, क्योंकि 5 साल में अरविंद शर्मा एक बार भी राहुल गांधी के दरवाजे पर नहीं गए, एक बार भी चाय के लिए नहीं गए, एक बार भी रामनवमी नहीं की, एक बार भी इज्जत नहीं की। आप बताइए, जिस आदमी का अपना वोट बैंक 50,000 वोटों का एक हल्के के में हो, अगर उसे आप एमपी होते हुए 5 साल उसकी एक बार भी उसकी अगर आप जो है जात ना पूछोगे, उसको राम राम ना करोगे, तो उन कंडीशन में वो आपका साथ क्यों देगा? तो इसलिए मुझे लगता है कि भाई ये अटेली और कोसली में तो लक्ष्मण यादव है बीजेपी के एमएलए। अगर कोसली में अगर आपकी राव आई तो यहाँ पर उनका टिकट कटेगा, देखो, वरना तो जो है अटेली के टिकट का जो है उसके हिसाब से कटेगा। जहां तक बीजेपी के लिए जो बाकी के जो चेहरे हैं, आप देखिए कि रोहतक में 9 सीटों के ऊपर जो है बीजेपी हारी है उत्तर पार्लियामेंट में, तो वहां पर मुझे मनीष ग्रोवर है, वहां पर पहली बार जो है इतने वोटों से बीजेपी हारी है। पिछली बार 20,000 वोटों से हारी थी, अब बार जो है 30,000 वोटों से हारी है। पिछली बार जीती थी 30,000 वोटों से, लेकिन वहां पर विकल्प नहीं बीजेपी के पास। यानी जो कुल मिलाकर जो है बीजेपी की जो है ऐसे 10 ऐसे नेता हैं जहां पर बीजेपी हारी तो है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां उनके टिकट नहीं कटेंगे क्योंकि उनका विकल्प नहीं है। इसी तरह से जो आप चर्चा अगर सोनीपत की करें, सोनीपत में भी अब आप देखिए कि बेशक से सोनीपत हल्के में राजीव जैन के हल्के में, उनकी पत्नी पिता जैन के हल्के में
बीजेपी को बड़ी लीड तो मिली है, लेकिन विधानसभा चुनाव में आते समीकरण बदल जाएंगे वहां पर जो है। आपकी बात तो क्या होना कि पंजाबी वोटों ने मोदी के लिए वोट दे दिए, लेकिन 2019 में हुआ क्या था कि कविता जैन के विरोध में वहां के लगभग जो 30,000 जो पंजाबी वोटर हैं, उन्होंने जो है कांग्रेस शरद पवार को वोट दे दिए थे। तो वो हालात फिर से पैदा हो सकते हैं। तो अगर वोटों की लीड के हिसाब से देखें तो कविता जैन की टिकट जो है वो सेफ होनी चाहिए, लेकिन अगर आप हालात का आकलन करें तो फिर कविता जैन के लिए खतरा पैदा हो सकता है। वहां पर बीजेपी एक पंजाबी चेहरे की भी तलाश कर रही है रिप्लेसमेंट करने के लिए। अब बाकी के जो चेहरे थे, आप जो एक जो बड़ी जो विधायक है जिनका नाम चर्चा में रहा है, निर्मल चौधरी का। निर्मल चौधरी के पति की 2-3 वीडियो ऑडियो वायरल हुई है, जिसमें साफ तौर पर जाहिर है कि उन्होंने अपने पार्टी के प्रत्याशी मोहनलाल गौरी का जमकर विरोध किया है। तो उनकी टिकट 100% कटनी ही कटनी है। यानी बीजेपी का जो उसके हिसाब से जो कॉम्बिनेशन है, जहां पर या तो बड़ा भितरघात सरेआम किया है, या जिन विधायकों की मंत्रियों की खिलाफत पब्लिक में हो रही है तो उनके टिकट कटेंगे, तो उसमें नाम इनका भी आता है। इस तरह से अगर हम देखें अपने जो पहलवान योगेश्वर दत्त हैं, आपने चुनाव में देखा है कि वो अपने बड़ौदा हल्के से तो बाखड़े हुए हैं। अब वो गोहाना के लिए ट्राई कर रहे हैं। अभी बीजेपी हाईकमान के ऊपर डिपेंड करता है कि गोहाना से भी टिकट देगी या नहीं देगी। इसी तरह से एक बड़े बड़ी चेहरे हैं कृष्ण मिड्डा है, बड़े चेहरे। वो बड़े चेहरे इसलिए भी है क्योंकि उसके हिसाब से आप देखिए कि भी जींद में सिर्फ 3,000 वोटों की लीड मिली है। पिछली बार लीड थी 30,000 वोटों की 2019 में, लेकिन अब लोकसभा चुनाव में वहां पर जो लीड रहेगी 3,000 वोटों की। लेकिन मैं उनकी ज्यादा कमी भी नहीं मानता, क्योंकि चुनाव ऐसा था कि वहां पर जो 32 गांव है, 32 गांव का जो सपोर्ट था, वो सपोर्ट चलाया गया था पूरा पूरा जो है कांग्रेस के प्रत्याशी ब्रह्मचारी के साथ में। और यही वजह रही कि ब्रह्मचारी को वहां पर अब की बार कम हार का सामना करना पड़ा। तो उनकी टिकट भी अगर बीजेपी काटने के बारे में भी सोचे तो मुझे लगता है कि मुश्किल होगी, क्योंकि सुविधा का भी बड़ा विकल्प अभी मजबूत विकल्प नहीं है। इसके साथ आप आज आपके जो जिले में 2 चेंज और भी हुए हैं जो चर्चा कर रहे थे। हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि जेजेपी के 2 पूर्व जो प्रत्याशी हैं, बड़ौदा से भूपिंदर मलिक और खरगोदा से जो पवन खरगोदा, वो दोनों आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो ये 2 सीटें भी ऐसी हैं, और जिन दोनों सीटों पर जो है अब बीजेपी जो पिछले प्रत्याशी थे, यानी ना तो पहलवान को टिकट मिलेगी योगेश भगत को, और जो इनको टिकट देगी थी खरगोदा में लेडीज की है, उनकी टिकट भी नहीं मिलेगी। और ये दोनों दोनों आज जो शामिल हुए हैं, मुझे मैं मानता हूं कि अगर इंदुराज बालू को अगर कांग्रेस टिकट मेंटेन रखती है और भूपिंदर मलिक अगर जो है बीजेपी की टिकट पर आते हैं, तो मुझे लगता है भूपिंदर मलिक के जितने ज्यादा हो जाएंगे। ऐसे ही अगर हम पवन खरगोदा की बात करें तो पवन खरगोदा भी पिछला चुनाव में महज 1,600 वोटों से हारे थे, और वो जेजेपी की टिकट पर हारे थे। अब वहां पर बीजेपी के देखिए अपने 30,000 वोट अपने पक्के वोट हैं एक अरुण जी। एक एक खरखोदा के लिए एक बड़ी बात ये भी है, चाहे जयवीर वाल्मीकि है या फिर मीना नरवाल हैं जिनको बीजेपी ने टिकट दिया था, दोनों ही गोहाना और बड़ौदा से संबंध रखते हैं। खरखोदा के स्थानीय उम्मीदवार को आज तक भी किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, जबकि पवन खरखोदा वो लगातार प्रयास में है और बहुत अच्छा रसूख भी उनका वहां पे है। हाँ, 2 चुनाव बिल्कुल देखिए आप बिल्कुल 2014 में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मामूली अंतर से हारे थे, और 2019 में जेजेपी के टिकट पे मामूली अंतर से हारे थे। तो इस बार जो है बीजेपी के टिकट पे जो है वो चुनाव लड़ेंगे तो जीत के प्रबल दावेदार होंगे। यानी बीजेपी के लिए 2019 के जो प्रत्याशी, मुझे लगता है कि 90 में से मुझे लगता है कि 50 प्रत्याशी अब की बार बीजेपी को नए उतारने पड़ेंगे, तभी बीजेपी जीत की दावेदार होगी। लेकिन बड़ी बात है इस बार मुकाबला वो लोकसभा की तरफ बड़ा टफ रहेगा और कहीं ना कहीं अगर अपर हैंड की बात करें तो कांग्रेस का आज अपर हैंड दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से कमबैक किया है वो कमबैक बीजेपी के लिए काफी खतरनाक है। आपकी ही बात अगर माने 75 पार का नारा दे करके वो 40 पे रुकने वाले हैं, और अब जो है वो 75 वाला फैक्टर भी नहीं होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला फैक्टर भी नहीं होगा, मोदी का नाम भी नहीं चलेगा, और अब तो खट्टर भी वो बात सेंटर में जा चुके हैं। नायब सैनिक इतना जादू कर पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। क्या लगता है अब तो काफी कड़ा मुकाबला होगा। देखिए मैं नहीं मानता कि फेवरेबल कांग्रेस है, कि कांग्रेस को 5 सीटें मिली हैं उसमें से आप सिर्फ रोहतक और सिरसा की सीटों को निकाल दीजिए, उनका मार्जिन बहुत बड़ा था। लेकिन जो बाकी जो 3 सीटें जीते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है जो अपना एससी वोट, जो चुनार वोटर थे, चुनार वोटरों की जो बड़ी गोलबंदी जो है बीजेपी के खिलाफ हुई थी, उसकी बदौलत ही जीते हैं। अब वो जो है खिलाफत अब विधानसभा चुनाव में नहीं रहेगी जब वो, क्योंकि उसके साथ में 50% जो है वाल्मीकि वोट भी चले गए थे, 50% जो है वो धानक वोट भी चले गए थे।
तो अब वो कांग्रेस को एज नहीं है। कांग्रेस के बारे में हम जब कल चर्चा करेंगे अलग से, उसमें बताएंगे कांग्रेस का एज भी क्यों नहीं है। अब बीजेपी के लिए मुश्किल है। अगर बीजेपी ने जो है 90 में से अगर जो है 50 या 60 टिकटें नहीं बदली, तो बीजेपी के लिए रास्ता आसान नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन एज कांग्रेस के लिए भी नहीं है। बीजेपी के लिए खट्टर का जाना मैं मानता हूं कि बीजेपी के लिए अच्छा है, क्योंकि खट्टर के जाने से नेगेटिविटी थी खट्टर साहब की, उन नेगेटिव से छुटकारा मिला है। अब नायब सैनी आप देखिए कि नायब सैनी की मौजूदगी के बाद अब देखिए चंडीगढ़ में नजारा बदल गया है। जो 20,000 जो है लोगों को जो उन्होंने जो है रजिस्ट्रियां दी हैं, कल आपके वहां पर सोनीपत में प्रोग्राम था, तो प्रोग्राम बता रहे हैं ना कि नायब सैनी मेहनत कर रहे हैं। तो नायब सैनी के आने से पॉजिटिविटी आई है, और खट्टर साहब के जाने से जो नुकसान बीजेपी को होना था वो होने से बच गए हैं। वरना क्या होता कि जैसे अब मोदी विरोध का चुनाव था ना अरुण, अगर खट्टर साहब सीएम रहते तो फिर वो खट्टर का विरोध का चुनाव होता। तो बीजेपी ने अपनी एक जो बड़ी जो अड़चन थी उसको दूर करने का काम किया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए सिंपल सी दो ही बातें हैं कि बीजेपी ने जिस तरह से भूपेंद्र मलिक और पवन खरखोदा जैसे चेहरों को जो छांट कर उनको शामिल किया है, ऐसे ही जो 40 सीटों के ऊपर अगर वो मजबूत जो है प्रत्याशी पार्टी के अंदर से या पार्टी के बाहर से निकालने का काम करती है, तो फिर बीजेपी के लिए जो है तीसरी बार सत्ता में आना नामुमकिन नहीं है। मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि देखिए ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी हमने भी, अभी ये चीज हमने महसूस की है जो फैमिली आईडी है ना, और अभी जो है सरकार का एक नया फरमान आया है कि जो राशन कार्ड है ना लोगों के, वो आधार कार्ड का आप बायोमेट्रिक वेरीफाई कराइए, उसके बाद जो है वो वेरीफाई होगा और उसके बाद उसको राशन मिलेगा। अगर वेरीफाई नहीं करवाया तो वो बंद हो जाएगा। और दूसरा क्या है, पूरे हरियाणा के अंदर ये चीजें हैं। पहले जितनी मशीनें चलती थी आधार कार्ड की अपडेशन के लिए या दूसरे तरीके थे, SC सेंटर काम करते थे, अब वहां पे वो वेरिफिकेशन नहीं हो रही है। एक एक मशीन चल रही है कहीं कहीं पे, और इतनी भीड़ लगी है। सुबह से लोग, अगर फैमिली में 5 मेंबर हैं, छोटे बच्चे भी हैं, तो उन्हें भी लेकर वहां पे जाया जाता है। और सुबह 6-6 दिन हो गए हैं लोगों को लाइन में लगे हुए। ये गरीब आदमी बदला लेने का काम करेंगे। और मेरे को लगता है कि जिस तरह से चमार वोट बैंक आप कह रहे थे ना सरक गया संविधान के नाम पे, अब फैमिली आईडी और धक्कों के नाम पे ये वोट बैंक भी सरकेगा, और ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनेगा। देखिए सिंपल सी बात है, जो आप बात कर रहे हैं, अगर वो समस्या है और लोगों को अगर परेशानी झेलनी पड़ रही है, तो बीजेपी को निश्चित रूप से नुकसान होगा। अब जो बीजेपी को देखना है ना कि जो नेगेटिविटी है, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी की है, चाहे वो राशन कार्ड की है, तो वो तो सारा फैमिली आईडी की है। वो समस्या दूर करने के लिए नायब सैनी ने वैसे कहा है कि जो 9 से 11 बजे का जो डेली का जो है अफसरों का है, DCS को कहा कि सुनवाई आपने करनी है, तो वो जो कोशिशें शुरू हुई है। और ये आपने बताया जो राशन कार्ड वाला मामला है, अगर बीजेपी ने इस जो समस्या को दूर कर दिया तो उसके लिए सुलझ हो जाएगी। और अगर उसमें परेशानियां खड़ी रही तो जाहिर तौर पर बीजेपी को नुकसान होगा। लेकिन ये नहीं है कि कांग्रेस की लोकप्रियता है या लोग कांग्रेस को जितवाना चाहते हैं, ऐसी कोई बात पूरे प्रदेश में नहीं थी अरुण तो जो है। फिर लोकसभा वोट तो चुनाव में जो डाइवर्ट हो वोट ही पड़े। जाता है ना जी, वोट हाँ तो अरुण, डाइवर्ट हो ही जाता है। लेकिन वोट जो डाइवर्ट होगा, जो एक तरफा जो वोट पड़ा था जो है इसको कांग्रेस को पड़ा था, वो विधानसभा चुनाव में एक तरफा वोट नहीं पड़ेगा किसी भी सूरत में। अब जो है लोकल जो 5-5 7-7 जो इंडिपेंडेंट भी खड़े हुए ना, 5-5 7-7 जाते वो भी खत्म खराब कर देते हैं वो। तो नहीं बीजेपी ने देखिए, देखिए। आप जो ये इंडिपेंडेंट वाली बात है ना, ये लोकसभा में भी कारगर हुई है, लोगों ने ना वोट खराब नहीं किया है। अब देखिए फॉर लोकसभा में एग्जांपल भूपेंद्र जी, मलिक का ले लीजिए, वो जेजेपी से खड़े थे, तो लोगों ने इतनी वोट दी नहीं है। बीजेपी इस खुशफहमी में थी कि भूपेंद्र मलिक के भी वोट चले जाएंगे, अनूप दहिया के भी वोट चले जाएंगे, कहीं ना कहीं वोट जो है वो कट जाएगा और बड़ोली बहुत आराम से जीत जाएंगे, लेकिन वो नहीं जीते। मैंने वही तो बताया ना कि लोकसभा चुनाव का नजारा अब नहीं बनेगा। वो मोदी के विरोध का वोट था। लोगों ने लड़क निकाली, जाटों ने लड़क निकाली थी मोदी की। अब लड़क जो निकालने का जो मुद्दा है ना, अब वो मुद्दा अब काम नहीं आएगा। जब वो अब किसकी लड़क निकालेंगे, अब चेहरा नहीं है। वो बीजे वो बीजेपी की रटक निकालेंगे क्योंकि लाइन में लगे हैं, सुबह से शाम तक लाइन में लगे हैं। जिस तरह से चमार वोट बैंक सरक गया ना जी, इसी तरह से गरीब आदमी जो, अब उनके दिल में पता है क्या भय है, जैसे पहले आप बता रहे थे ना संविधान खतरे में है, तो इसका हम्म, उन्हें एज मिल गया था, कांग्रेस को वोट चले गए थे। अब मैं हम्म, ये नहीं कहता कि कांग्रेस की को अच्छी बात है, बढ़ाई है, लेकिन हम्म। वो वोट सरक जाता है। जब डर लगता है दूसरी जगह पे, तो आदमी सेफ साइड चला जाता है। अभी जो है उनको लग रहा है कि 5 करोड़ नाम काटने हैं सरकार को, गरीबी रेखा से ऊपर लेके आने हैं।
वो चाहे वेरिफिकेशन के नाम पे काटे, इनकम के नाम पे काटे या फिर किसी और नाम पे काटे, तो लोगों को भय है कि बीजेपी दोबारा आई तो 5 देखिए, करोड़ लोगों के राशन कार्ड बंद करेगी। अरुण बीजेपी सत्ता में आ चुकी है, आने पे क्या सवाल है करके जब वो अब 5 करोड़ हरियाणा के हरियाणा में तो 5 करोड़ लोग हरियाणा नहीं है ना, के हरियाणा लेकर में ना, आबादी तो हरियाणा में वोटर ही 2 करोड़ है, 2.25 करोड़ नहीं टोटल आबादी, 5 करोड़ कैसे लेकिन कट जाएंगे 5 करोड़? लेकिन लेकिन हरियाणा के लोगों को अब डर तो सता रहा है ना कि उनका नाम नहीं, कटेगा। आप कह रहे हो 5 करोड़ कट जाएंगे, हरियाणा में 5 करोड़ कैसे कट जाएंगे? हरियाणा 5 करोड़ की बात ही नहीं है उन्होंने जो है। नहीं, हरियाणा नहीं, वो तो पूरे देश की बात है, पूरे तो देश पूरे की बात है वो तो। पूरे देश में देखिए चुनाव से पहले कुछ नहीं होता, ये वही तो झूठा ही बात राज्यसभा करके जो है। अगर हम मीडिया के लोग हैं राज्यसभा तो क्या चुनाव में तो क्या फर्क आपने कोई पड़ेगा ही। क्या आपने कोई ऐसा आदेश आपने पढ़ा है कि 5 करोड़ के जो है काट दिए जाएंगे जब वो? लोगों के दिमाग में ये जो नहीं नहीं, हमने आपको आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए मीडिया के, आप जिम्मेदार आदमी हैं, आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए 5 करोड़ के वो कटेंगे करके, गलत बात है ये, इस बात समर्थन नहीं करता हूँ। या नहीं तो आपके आप पास चिट्ठी है, या आपके आपको नहीं चिट्ठी है तो आप बोलिए ना, आप मत बोलिए, वरना अगर आपके पास नहीं है तो ऐसे आप यही जो है अफवाह फैलाएगी थी आरक्षण के नाम पे, तो आप इसका भागीदार क्यों बनते हैं जब वो? और जाहिर सी बात है, लोग अगर बीजेपी ने अगर जो है राशन कार्ड की समस्या को हल नहीं किया तो बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा, इस बात में सहमत हूँ। लेकिन और ये 3 महीने में अगर जो है राशन कार्ड नहीं कटे और तो चीज स्मूथली होगी तो फिर नुकसान नहीं होगा। ये तो दो धारी तलवार है ना। अगर बीजेपी ने जो है अगर आपके यहाँ पे अगर जो हजारों आदमियों को अगर रजिस्ट्रियां मिली हैं प्लाटों की जब वो, तो क्या वो वोट नहीं देंगे जब वो? तो बीजेपी वो जो तो जो हजारों लोगों को जो फ्री की बस यात्रा के पास मिले हैं, क्या वो वोट नहीं देंगे जब वो? जो वो तो बीजेपी अपने सरकारें वो तो सरकारें हर कोई सरकार स्कीम लेके आती है, ऐसे तो 5100 रुपए का भी लालच दिया गया है पेंशन का, वो कितनी कारगर साबित होगी ये तो वक्त बताएगा ना जी। 5100 का बीजेपी ने लालच तो नहीं दिया। लालच तो बेसिक चौटाला 7,000 का दे रहे हैं, लालच देना अलग बात है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते ना कि भी अभी लोगों ने मन बना लिया बीजेपी के खिलाफ वोट देने का। अगर खिलाफ वोट तो 40% वोट नहीं मिलते। मोदी से बड़ा विरोध नहीं हो सकता जो है हरियाणा के अंदर जब वो खट्टर से बड़ा विरोध नहीं हो सकता है। और जो हम्म। कांग्रेस को एक तरफा वोट मिलता है, अगर आप ये सोचते हैं कि भाई जो है अगर वहां पे जो 25,000 की जो लीड अगर इस बार मिल गई थी बड़ौदा में कांग्रेस से मिल गई थी, आप जो है इंदिरा भालू का आप टिकट देके दिखाइए और बीजेपी के टिकट पर चाहे आप कपूर सिंह नरवाल को टिकट दिलवाइए, चाहे आप भूपेंद्र मलिक को टिकट दिलवाइए, फिर तो आगे दिखाइए आप जो है। तो नहीं, वो बिल्कुल फर्क हालात, तो पड़ेगा। हाँ, फिर आप ये नहीं कह सकते ना कि अगर बीजेपी का बिल्कुल लोगों ने वो कर दिया है, बिल्कुल कर दिया। दोनों के वोट में दोनों के वोट बराबर हैं, दोनों की सीटें बराबर हैं, दोनों की लीड बराबर है। अब देखने की बात और ये है कि कौन सी पार्टी ज्यादा गलती करती है। जाहिर सी बात है कि अगर बीजेपी ने जो अपने जो सीएम बदला है, उस सीएम ने अगर सिस्टम बदल दिया, लोगों की अगर परेशानियां समस्याएं दूर कर दी, तो बीजेपी के लिए समस्याएं कम हो सकती हैं, बीजेपी का नुकसान कम होगा। और जो प्रॉपर्टी आईडी की बात है, चाहे राशन कार्ड की बात है, चाहे फैमिली आईडी की बात है, अगर वो चीजें बीजेपी दूर नहीं कर पाई तो बीजेपी को नुकसान होगा। जैसी बात जो देखो, विपक्ष का काम फायदा उठाने का है। विपक्ष तो हर तरह का प्रचार करेगा और उसका करने का हक भी है। तो लेकिन ये अब तो डिपेंड इस बात का करता नहीं कि बीजेपी जो चर्चा कर रहे थे, बीजेपी अगर जो 90 जो कैंडिडेट पिछली बार थे, 90 में से 50 कैंडिडेट उसके चुनाव हार गए थे, उसमें से 15 से 20 ऐसे कैंडिडेट हैं कि जो आज की तारीख में भी बीजेपी के सबसे मजबूत कैंडिडेट हैं 50 में से। तो यानी 30 कैंडिडेट तो वो जो चुनाव हार गए थे, जो आज की डेट में वो रिजेक्ट हो चुके हैं, दोबारा नहीं जीत सकते, 30 तो वो काटने पड़ेंगे बीजेपी को। और जो 40 जो एमएलए आज की तारीख में बीजेपी के पास है, तो 40 में से 20 नेगेटिविटी को झेल रहे हैं, जिनकी जितनी गुंजाइश कम है। तो ऐसे में अगर बीजेपी ने जो है 40 से 50 टिकटें अगर उन्हें बदल दी और नेगेटिव जो चेहरों को साइडलाइन कर दिया, तो बीजेपी के आने की गुंजाइश जो है वो 50% बिल्कुल बरकरार रहेगी। बिल्कुल, जो हम असली चर्चा जो कर रहे थे बीजेपी के कौन से वो लोग हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं जिनकी टिकट कटेगी बदलेगी, उस लिस्ट में और कौन से नाम है? देखिए उस लिस्ट में जो पिछला जो नाम था वो आप देखेंगे, जो बादशाहपुर सीट है, बादशाहपुर सीट में पिछली बार राव नरवीर की जो टिकट थी वो काट दी गई थी, वहां पर मनीष यादव को टिकट दी गई थी। तो अब मनीष यादव की टिकट कटने के पूरे आसार हैं और वहां पर राव नरवीर को ही दोबारा टिकट मिलने की पूरी गुंजाइश है। ऐसे ही जो सीट थी रिवाड़ी सीट पे, वहां पर पिछली बार राव इंद्रजीत के कारण जो वहां पर रणदीप कापड़ीवास की टिकट काट दी गई थी और कांटे के मुकाबले में जो है कांग्रेस वहां पर जो है कुछ 100 वोटों से जीत गई थी। तो मुझे लगता है वहां पर जो पिछला जो कैंडिडेट थे बीजेपी के, उनकी बजाय रणदीप कापड़ीवास को ही टिकट मिलने के पूरी गुंजाइश रहेगी। इसी तरह से
जो फरीदाबाद की बात करते हैं, फरीदाबाद में जो हथीन सीट के ऊपर जो है प्रवीण डागर हैं एमएलए बीजेपी के, वहां पर जो है बीजेपी को लगभग 58,000 वोटों की मात मिली है, तो वहां पर भी उनकी टिकट कटने के पूरे आसार मुझे नजर आते हैं। इसी तरह से जो फरीदाबाद जो सीट है, फरीदाबाद सीट के ऊपर भी जो है वो पिछली बार विपुल गोयल की टिकट बीजेपी ने काट दी थी, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी वहां जीत गई। लेकिन जो वर्तमान जो एमएलए है जो सिंगला, उनकी जो है टिकट को लेकर भी जो कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि विपुल गोयल वापसी कर सकते हैं। तो बीजेपी का जो सारा सा सिस्टम है, जैसे फरीदाबाद एनआईटी में पिछली बार जो बढ़ाना वो बीजेपी ने टिकट दी थी, वहां पर अब की बार बीजेपी को लीड तो मिली है 35,000 की। अब देखने की बात है कि क्या उनको दोबारा से मेंटेन करेगी या नहीं मेंटेन करेगी। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि बीजेपी का जो पूरा सिस्टम है, अब बीजेपी ने पिछली बार सबसे मजबूत चेहरे में मेवात बेल्ट में उतारे थे, लेकिन तीनों तीनों चुनाव हार गए थे। लेकिन बीजेपी को रिपीट करना पड़ेगी, उनसे मजबूत प्रत्याशी है ही उनके पास में। इस तरह से जो बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उसके हिसाब से बड़खल के अंदर मुझे लगता है कि सीमा त्रिखा के हल्के में बेशक से 34,000 की बीजेपी को लीड मिली है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर सीमा त्रिखा महज सिर्फ जो है 3-4 हजार वोटों से चुनाव जीती थी, तो वहां भी टिकट कटने के आसार बन सकते हैं। यानी बीजेपी का जो सिस्टम है, अब उसमें जो पिछली बार जो पिछला सीट है उसके ऊपर भी नैनपाल राव की टिकट बीजेपी ने काट दी थी और वो इंडिपेंडेंट विधायक बन गए थे। तो अब की बार मुझे लगता है कि नैनपाल राव को बीजेपी दोबारा टिकट दे सकते हैं, यानी पुराने प्रत्याशी की टिकट काटनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से जो हमने जो आपको सूची दी है उसके हिसाब से लगभग जो है 30 चेहरे तो हमने आइडेंटिफाई कर ली है जिनके ऊपर बीजेपी टिकट काटने जा रही है। तो मतलब 30 चेहरों की टिकट बदलने के साथ बीजेपी अपने आप को रिजनरेट करेगी, मतलब पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। बड़ी बात है बहुत। जी जी। हाँ देखिए, सिंपल सी बात है, 30 से लेकर 40 चेहरे बदलने ही पड़ेंगे, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। अगर बीजेपी को सरकार बनानी है तो सबसे पहले सरकार की जो नाराजगी है, जो एंटी इनकम्बेंसी जो है सरकार के प्रति, 10 साल की सरकार बहुत हो जाती है। आप देखिए कि कांग्रेस की सरकार भी 2005 से लेकर 2014 तक थी, 9 साल तक सरकार रही थी। उसके बाद जो है भूपेंद्र हुड्डा ने कैंडिडेट नहीं बदले थे, तो इसकी वजह से जो है वहाँ एमएलए की संख्या सिर्फ जो है 15 रह गई थी। तो यही हालात बीजेपी के लिए भी हो सकते हैं। अगर बीजेपी ने अपने 40 एमएलए में से अगर 20 एमएलए की टिकट नहीं काटी और जो 30 ऐसे चेहरे जो इस टाइम पब्लिक की नेगेटिविटी चल रहे हैं उनको अगर साइड लाइन में नहीं किया, तो उस कंडीशन में बीजेपी के लिए किसी बार सत्ता में आने का सपना अधूरा रह सकता है। हाँ, अगर बदलाव किए, अच्छे चेहरों को अगर बीजेपी लेके आई, तो उस कंडीशन के अंदर जो है बीजेपी सत्ता की दावेदारी में बनी रहेगी। एक लास्ट चर्चा करते हैं, कंक्लूड करते हैं चीजों को। जो नायब सिंह सैनी है, बहुत कम समय उनके पास बचेगा काम करने के लिए। क्या लगता है आपको, पंजाब के अंदर भी जो चन्नी आए थे इतना ही समय उनको मिला था, कुछ थोड़ा समय मिला था, क्या ये कर पाएंगे चीजें? देखिए अरुण, जिस हिसाब से नायब सैनी की वर्किंग हम जो देख रहे हैं, आप देखिए कि नायब सैनी ने जो है जो करनाल का बाई इलेक्शन लड़ा है, उस करनाल के बाई इलेक्शन में पिछली बार जो है जो 2019 का चुनाव था उसमें जो खट्टर साहब को 79,000 वोट मिले थे, लेकिन वहां पर जो है नायब सैनी को 95,000 वोट मिले, जबकि उनको गए हुए नहीं हुआ था। यानी उनकी एक्सेप्टेबिलिटी 1 महीने में करनाल के लोगों को तक ये था कि वहां पे कि ये सत्य था, करनाल के लोग क्या बाहरी नेता को क्या एक्सेप्ट करने का काम करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर हिसाब से उन्होंने अपने आप को 1 महीने में लोगों के तो देख सकते हैं कि भाई ये अच्छा आदमी है। हम उसको बात करते हैं, आप जो है अब बीजेपी के लिए गुंजाइश बेटर क्यों है, जब करनाल के लोगों ने खट्टर की ऑडियो प्रॉब्लम आ रही है, मिले हैं, ऑडियो मशीनें में साथ थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है आपकी। था, एक टेबल में मशीनें लगी थी, लेकिन इसके बावजूद जो है उनको खट्टर से 5,000, यानी जो इनकी वर्किंग है नायब सैनी की, वो खट्टर साहब से पॉजिटिव वर्किंग है। आप जो 9.5 साल में आप भी चंडीगढ़ कितनी बार गए, हम दोनों साथ गए हैं, जो है आपने देखा था कि सीम हाउस के जो सामने जो बड़ा ग्राउंड है उसमें जो है 4-4 5-5 फुट की घास जो है वो झाड़ उगे हुए थे। लेकिन जब से नायब सैनी जो 2 महीने से अगर मुख्यमंत्री बने हैं, तो अब आप जाओगे तो वहां पर आपको जो है सैकड़ों गाड़ियां खड़ी मिलेंगी, क्योंकि आप उनसे मिलने के लिए बीजेपी के नेता भी जा रहे हैं, उनसे मिलने के लिए बीजेपी के वर्कर भी जा रहे हैं, और उनके पास फरियाद लेकर आम जनता भी जा रही है। यानी जो खट्टर साहब ने जो नेगेटिविटी पैदा कर दी थी उसको काटने के लिए जो नायब सैनी ने जो है जो कोशिशें शुरू की हैं, इस टाइम तो उनका जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। हाँ, एक बड़ी चुनौती है, अगर नायब सैनी ने जो दावा किया है
कि हम अगले 4 महीने में जो 50,000 नौकरियां देने का काम करेंगे। अगर नायब सैनिक और 50,000 नौकरियां देने का काम कर गए तो बीजेपी को बड़ा फायदा हो जाएगा। और अगर वो नौकरियां नहीं दे पाए तो प्रदेश के जो 20 लाख जो बेरोजगार हैं, तो फिर वो बीजेपी का कचूमर निकालने का काम करेंगे वो। बिल्कुल बड़ी बात है। चलिए सर, फिलहाल के लिए इतना ही। हमने क्या पूरी लिस्ट डिस्कस कर ली है किस किस की सीटें कटने वाली थी? हाँ बिल्कुल, हमें अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि जो बीजेपी के जो ऐसे बड़े जो चेहरे हैं जिनकी टिकट के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है, जो रेड जोन में आ चुके हैं, उनके नाम है भव्य बिश्नोई, पूर्व मंत्री संदीप सिंह, पूर्व मंत्री कमलेश ढांडा, पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी, दतिया के विधायक लक्ष्मण नापा, बरवाड़ा के पूर्व विधायक पूर्व प्रत्याशी और प्रदेश महामंत्री सुंदर पुनिया, हिसार की जिलाध्यक्ष आशा खेदड़, जींद के विधायक कृष्ण बिड्डा, नारनौल के विधायक ओम प्रकाश यादव, गंगवा रणबीर गंगवा जो से नलवा से विधायक है और डिप्टी स्पीकर हैं, बरला के पूर्व विधायक सुखिंदर सिंह मांडी, लक्ष्मण यादव हैं जो कुशली के विधायक हैं। इसके अलावा जो चर्चा में जो उसमें निर्मल चौधरी भी शामिल है, उसमें कविता जैन भी शामिल है, उसके अंदर राव नरवीर भी शामिल है, उसमें विपुल गोयल भी शामिल है। तो जो लिस्ट है उस लंबी लिस्ट में साफ तौर पर जाहिर है कि उसमें प्रवीण डागर भी शामिल है, उसमें नैनपाल राव की दावेदार भी शामिल है। यानी बीजेपी जो चीजें कर रही है उसके साथ मीना नरवाल भी शामिल है। तो जो चेहरे हैं उन चेहरों के हिसाब से जो बीजेपी जो वर्किंग कर रही है, तो उसमें हमें लगता है कि कम से कम 30 सीटों के ऊपर जो है बीजेपी नए चेहरे उतारने का काम करेगी। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी 2019 की लिस्ट वाले जो सूची में से कम 30 से 40 जो है प्रत्याशियों की टिकट काटने का काम करेगी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है? हमने चर्चा की है कि बीजेपी अपने कौन से जो सिटिंग विधायक हैं या फिर जो दावेदार हैं या जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं, किन किन की टिकट काटेगी। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और आने वाला समय वो बीजेपी के लिए कितना कठिन है और कांग्रेस के लिए कितना इजी है, या किस तरह से चीजें रहने वाली है? क्या लोकसभा की तरह विधानसभा में भी ये कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हर अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहें और इस खबर को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमें पता चल सके कि हरियाणा प्रदेश की जनता क्या चाहती है। क्या यहाँ के मुद्दे हैं या लोगों के प्रति नाराजगी है? क्या सिटिंग विधायक के प्रति नाराजगी है, चाहे वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो? किसी के भी प्रति है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।